हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग अध्ययन कर रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग 2 पार्टों में 2 लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का वजह क्या था, यूरोप कहाँ पे स्थित है और राष्ट्रवाद क्या होते हैं। इन सभी बातों को हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, आज हम सबका यह पार्ट 3 होने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 ये लेक्चर होने वाला है। इससे पहले अगर किसी ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले उस चीज़ को देख लें, तब आज का ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से बात किए हैं कि फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति का उदय हुआ, किस प्रकार से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। इन सभी बातों पे हम लोग अध्ययन किए। तो आप पृष्ठभूमि को नहीं समझिएगा तो आपको हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप पृष्ठभूमि को नहीं समझते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहानी के तौर पे समझा जाता है। ठीक है, तो इसको आप जितना ज़्यादा बेसिक से, जितना ज़्यादा पीछे से समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो चलिए देर ना करते इसी के साथ हम लोग अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक था, हम लोग कल सब चीज़ अध्ययन कर लिए थे। वियना कांग्रेस सम्मेलन क्या था, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इन सभी बातों को हम लोग कल समझ गए हैं। 1830 की यूरोपीय क्रांति क्या थी, इस क्रांति में क्या क्या ऐसे बदलाव हुए और ये सब चीज़ पे हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बारे में हम लोग आज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यूरोप में धीरे धीरे पूरे यूरोप के जितने भी देश थे सब जगह क्या होने लगा, स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। ठीक है, इसका उदय कहाँ हुआ, इसका बीजारोपण कहाँ हुआ, तो फ्रांस से हुआ। चलिए आज हम लोग यूनान का समझते हैं। 1453 में सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने पूर्वी रोमन साम्राज्य आक्रमण करके उसकी राजधानी कुस्तुमतुनिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, कुस्तुमतुनिया। कुस्तुमतुनिया कहाँ पे है, तो एशिया, हम बताए थे आपको लेक्चर फर्स्ट में कि जो हमारे पृथ्वी है इसको क्या है, 7 भागों में पूरा विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है पूरे भूभाग को। ठीक है, जो हम लोग बताए थे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ओशियान है, अंटार्कटिक है, ये सब हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो एशिया में ही क्या है, मध्य एशिया में एक स्थान का नाम था जिसका नाम था कुस्तुमतुनिया। ठीक है, इस कुस्तुमतुनिया पे क्या हुआ, तो 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य का पर आक्रमण करके क्या किया, अपनी राजधानी बना ली। ये कौन था, तो तुर्की लोग थे, तुर्की लोग। ठीक है, तुर्कियों लोग इसको क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया गया। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, तुर्की साम्राज्य का क्या है की स्थापना की गई। यूनान एक प्राचीन संस्कृति वाला देश था। यूनान क्या था, एक प्राचीन संस्कृति वाला देश था। यूनान सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां थी। ठीक है, यूनान का जो संस्कृति था, साहित्यिक संस्कृति था, विचार दर्शन था, कला चिकित्सा था, विज्ञान था, ये सब क्या था, तो ये सब बहुत ही आगे थी, बहुत ही उपलब्धियां थी। ठीक है, बहुत आगे था यह। धीरे धीरे तुर्की साम्राज्य कमजोर और पतनमुख होने लगा। इसकी दुर्बलता के कारण तुर्की यूरोप का मरीज कहलाने लगा। ठीक है, क्या होने लगा, जब तुर्की साम्राज्य ने इसे कुस्तुमतुनिया को अपने अधिकार में ले लिया 1453 में, उसके बाद धीरे धीरे तुर्की साम्राज्य क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा, दुर्बल होने लगा। इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा, तो इसे यूरोप का बीमार, यूरोप का मरीज कहने लगा। ठीक है, क्योंकि यह यूरोप के अंतर्गत ही आता था। यह
उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो फलतः तुर्की शासन से आज़ाद होने के लिए यूनान वासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। देखिए यहीं से होगा, फिर से क्या होगा, तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम का उदय। तुर्की शासन से आज़ाद होने के लिए संग्राम कभी भी होता है, विद्रोह कभी भी होता है, क्रांति कभी भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो शासन के खिलाफ ही होता है। ये हम आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों में यही चीज़ समझाए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, तो तुर्की शासन के खिलाफ आज़ाद होने के लिए यूनान वासी लोग क्या कर रहे, आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड वायरन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान मार्कस्टेटाइन गिरा नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों को प्रकाशित कर यूनानी में तुर्कियों की स्वतंत्रता होने की भावना को क्या किया, जगाया। किसने जगाया, फिर से इंग्लैंड के एक महान कवि थे लॉर्ड वायरन, यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए, यूनान के जो लोग थे उन्हें यूनानियों कहा जाता था, ठीक है। जिस तरह से हम लोग भारत के लोग हैं तो हम लोग भारतीय कहलाते हैं, उसी तरह से यूनान के लोग यूनानी कहलाते थे। तो यूनान के लोगों को स्वतंत्रता की जागृति देने के लिए क्या करने लगा, एक पत्रिका निकालने लगे, पेपर निकालने लगे, जिसमें सरकार के खिलाफ क्या करने लगे, सरकार के खिलाफ बातें छपने लगी, सरकार के बुरे नीति छपने लगे और लोगों को वहाँ पे जागरूक करने का प्रयास किया गया, ठीक है। हम लोग सब जगह देख रहे हैं कि सब जगह लोगों को क्या किया जा रहा है, तो जागरूक किया जा रहा है। इसे ही हम लोग पूर्ण जागरण कहते हैं। कल हम लोग पूर्ण जागरण का मतलब समझे थे, ठीक है। यहाँ भी पूर्ण जागरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो नेता ने गुप्त समाचारों का प्रकाशित कर यूनानियों में क्या किया, स्वतंत्रता होने की भावना को जगाया, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया, ठीक है। नोट में कुछ अगर इम्पोर्टेंट बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ये हम लोग ऊपर में बात कर चुके हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे है यूनान में अब विद्रोह, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लगा था, तो यहाँ पे विद्रोह का प्रारंभ होने लगा था। किसके खिलाफ, तो तुर्की साम्राज्य के खिलाफ। तुर्की सबसे पहले 1453 में क्या हुआ था अपने अधिकार में ले लिया था कुस्तुमतुनिया को। फिर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था यह साम्राज्य और यहाँ के लोग क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। फिर कुछ बुद्धिजीवियों के साथ कुछ बुद्धिजीवी मतलब वहाँ के पढ़े लिखे लोग वहाँ के जनता को क्या करने लगे, प्रकाशित के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सूचना के माध्यम से वहाँ के लोगों को पूर्ण जागरण करने लगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात को समझे हैं। अगर आगे बात की जाए तो आगे अब विद्रोह होता है यूनान में। चलिए इसे समझते हैं। जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। जी, जार निकोलस, ठीक है। इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये सब आपको याद रखना होगा, एमसीक्यू में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जार निकोलस ने क्या किया, तो खुलकर मतलब सामने आकर पूरी तरह से बिना डरे खुलकर यूनानी को क्या किया, समर्थन किया यूनानियों को। 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। कब हुआ, 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वो तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। तुर्की और यूनान कौन था, तो यूनान मध्य एशिया का पार्ट था, यह मध्य एशिया का पार्ट था और तुर्की जो था वो यूरोप का पार्ट था। तुर्की ने क्या किया था, कुस्तुमतुनिया को अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसी बातों को लेकर ब्रिटेन और रूस ने एक समझौता का फैसला किया कि तुर्की और यूनान को क्या किया जाएगा, तो इस दोनों के बीच मध्यस्थता मतलब जितने भी लड़ाई झगड़े विवाद चल रहे हैं उसके क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा, दोनों के बीच समझौता किया जाएगा। 1827 में बात की जाए तो 1827 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने पहली बार मिली जुली सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया। पहली बार तीनों देश की संयुक्त नौसेना नवरीनो की खाड़ी में भेजी गई। कौन कौन, तो आप याद रखिएगा, 3 देश की सैनिक, पहला ग्रेट ब्रिटेन, रूस और किसका, तो और आपका यूनान का। इन तीनों सेनाओं ने क्या किया, तो नवरीनो की खाड़ी भेजी गई। युद्ध में तुर्की बुरी तरह पराजित हुई। देखो, युद्ध में तुर्की को पराजित किया गया, तीनों मिलकर पराजित किया।
रूसी सेना विजय हासिल कर कुस्तुनतुनिया की ओर क्या होने लगी, आगे बढ़ने लगा, जिसे देखकर सुल्तान ने घबरा कर 1829 में एड्रियानोपालो की संधि कर ली। ठीक है, देखिएगा, याद रखिएगा, जब यह युद्ध हुआ तो इसमें रूस की विजय होने लगी और रूस क्या होने लगा, रूस भी कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, यह देखकर कौन घबरा गया, तो यह देखकर सुल्तान घबरा गए। ठीक है, यूनान के। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोलो, मतलब सुल्तान कहाँ के थे, तुर्की के थे, इसने एक क्या की संधि कर ली। संधि का मतलब होता है समझौता। ठीक है, दो लोगों के बीच समझौता होता है, इसे संधि कहा जाता है। कि इस संधि के माध्यम से क्या होता है कि अब यहाँ पे युद्ध नहीं किया जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन था उसको दूर कर दिया जाता है, और जो भी युद्ध में क्षति होती है उसे क्या करने जाती है, उसे पूर्ति किया जाता है। ठीक है, यह संधि होता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग यहाँ पे क्या था कि संधि के द्वारा सुल्तान को यूनान में वंशानुगत राजगद्दी और स्वशासित यूनान में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यह स्वीकार संधि के माध्यम से किया गया। ठीक है, 1832 ईस्वी में संधि द्वारा स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। किसे घोषित कर दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, किसे, यूनान को। और संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। कोई समस्या, 1832 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगर आगे हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करें तो हम लोग इसमें फ्रांस की क्रांति में हम लोग समझ चुके हैं बहुत कुछ, लेकिन एक बार हम लोग विस्तार से एक बार और अगर बात करें तो ये देखिए 1848 में वह पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था 1804 के समय में। ठीक है, जो नेपोलियन ने क्या किया था, शासन किया था। 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप, फिर से याद रखिएगा, शासक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, हर जगह का शासक का नाम इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध में कौन राजा ने भाग लिया था, कौन देश ने पराजित हुआ था, ये सब आपको याद रखना होगा यूरोप में राष्ट्रवाद अगर पढ़ रहे हैं तो 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट का मतलब होता है राजा बना, वहाँ का शासक बना। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। क्या था यह, उदारवादी शासक था, मतलब कह सकते हैं एक अच्छे व्यक्ति थे, उदार था। ठीक है, परंतु बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, तो लोग उसकी सरकार को धनिकों के लिए और धनिकों के द्वारा संचालित सरकार कहने लगे। ठीक है, लुई फिलिप जब सरकार बनाया, राजा बना वहाँ का, तो यह क्या कर दिया, ये पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद करते थे। ठीक है, पूंजीपति का लोग मतलब है अमीर लोगों को, ठीक है, उद्योगपति लोगों को अपने साथ रखना पसंद करते थे। तो जब ऐसे करने लगे तो यहाँ के जो जनता थी, यहाँ की जनता क्या कहने लगी इन्हें, यहाँ की जनता इन्हें कहने लगी धनिकों की राजा, धनिकों की सरकार, धनिकों के लिए और धनिकों के द्वारा संचालित सरकार कहने लगी। ठीक है, धनियों के लिए सरकार। ठीक है, पहला बात है। दूसरा कह रहा है धनिकों के लिए, और तीसरा कह रहा है धनिकों द्वारा, मतलब धनी व्यक्तियों के द्वारा क्या कह रहा है, संचालित किया जाने वाला सरकार कह रहा था। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लुई और उसकी सरकार, आलोचना होने लगी उसकी सरकार की। दुर्भावादियों ने 22 फरवरी, सुधारवादियों ने, ठीक है, सुधारवादी यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, सुधारवादी जो लोग थे वो क्या करते हैं, सुधारवादी का मतलब है कि वो समाज में सुधार चाहते हैं। ठीक है, सुधारवादी लोग। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में सुधारवादी दल के नेता सीयर्स, याद रखिएगा बाबू, सीयर्स, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा टाइप हुआ है तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम टाइप आपको अच्छा से करके देंगे, अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जल्दी में क्लास लेना रहता है ना, इसलिए हो जाता है, तो घबराइएगा आप लोग मत। बस हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें, नोट्स आपको बेटर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो लुई ने इस पर क्या लगाई, सीएस के नेतृत्व में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन किया गया। क्या किया गया, एक विशाल
विशाल सुधार भोज का आयोजन किया। लुई ने इस पर रोक लगा दी। लुई क्या किया, इस पर रोक। अब सरकार है, सरकार के विरोध, आज भी सरकार के विरोध में कोई सभाएं होती है, कोई आंदोलन होता है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस पर रोक लगा देती है। रोक इसलिए लगा देती है ताकि वो जनता को भड़काए ना, जनता को अपने तरफ आकर्षित ना करे। और उस समय भी यही हुआ। लुई ने इस पर रोक लगा दी। क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर कर शवों के साथ प्रदर्शन किया। ठीक है, क्या किया, क्रोधित जनता ने, आप बैकग्राउंड में इमेज देख सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि क्रोधित जब जनता गुस्सा गया तो उसने क्या किया, उसने पूरा क्या विद्रोह किया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी। इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी को क्या हुआ, 24 फरवरी, सारा डेट याद रखिएगा, एक एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों लेक्चर में हम आपको बताए हैं डेट और शासक का नाम और स्थान का नाम, ये तीन चीज़ आपको याद रखना होगा हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री अच्छा करना चाहते हैं, हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपके लिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी दिवस क्या दिन होना चाहिए याद, साल याद होना चाहिए, वहाँ का राजा या का नाम याद होना चाहिए, और वहाँ पे क्यों हुआ वजह याद होना चाहिए। ये तीन चीज़ याद हुआ तो फिर आप कॉपी में कुछ भी लिख देंगे। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो 24 फरवरी को वहाँ के शासक लुई जो था उसने गद्दी त्याग दी और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने फ्रांस में त्रवती गणराज्य की स्थापना की। क्या हुआ, फिर लुई फिलिप्स जब वहाँ से गद्दी त्याग दिया, वहाँ से भाग गया, तो वहाँ पे गणराज्य का स्थापना किया गया। ठीक है, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्ति पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो आप वोटिंग करते हैं ना, या फिर हमारे मम्मी पापा दादा दादी कोई भी जो वोटिंग करते हैं, अर्थात ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का, गणतंत्र का सबसे बड़ा शक्ति है। क्या करना, वोट देना। ठीक है, वोट के माध्यम से क्या होता है, अपने प्रतिनिधि, अपने शासक, अपने राजा को चुना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा 21 वर्ष की आयु में। अभी वर्तमान में हमारे भारत में जो यह वोटिंग सिस्टम है, यह 18 वर्ष की आयु में है। ठीक है, याद रखिएगा इस सब बातों को। तो जो वहाँ पे किया गया था वो कितना साल का था, तो 21 सालों में किया गया था। 21 सालों में जिसके 21 साल वर्ष हो चुके हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। वो अपने अधिकार के माध्यम से एक बेहतर नेतृत्वकर्ता को चुन सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, तो गणतंत्रवादियों का नेता था लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता था लुई ब्लांद था। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, शीघ्र ही दोनों ने मतभेद आरंभ हो गया और 1852 ईस्वी में क्या हुआ, तो लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कोई समस्या यहाँ तक? अगर कोई समस्या है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। किसी को कोई समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो हम बताए हैं जो आपको क्या हुआ था। 1848 ईस्वी में लुई फिलिप सम्राट बना था, कहाँ का, फ्रांस का। ठीक है, ये दूसरा चरण है फ्रांस की क्रांति का। उसके बाद लुई फिलिप क्या था, तो पूंजीपतियों का, मतलब अमीर लोगों को ज़्यादा संरक्षण देता था, अमीर लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता था, गरीब जनता के लिए नहीं करता था। ठीक है, तो सुधारवादी के एक नेता थे, कौन थे नेता, तो थियर्सर नेता थे। इन्होंने क्या किया, तो एक विशाल भोज का आयोजन किया जिसका सरकार ने क्या किया, विरोध किया। सरकार इसको नहीं होने देगा। उसके बाद यहाँ की जनता ने क्या की, क्रोधित हो गई, गुस्सा गई और राजमहल को घेर लिया। ठीक है, राजा के राजमहल को घेर लिया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी से त्याग दिया और भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद फ्रांस फिर से स्वतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया। 21 वर्ष की आयु में सबको मत देने का अधिकार हो गया। कोई समस्या? आगे हम लोग अगर बात करें तो इटली का एकीकरण। अब आया इटली का एकीकरण। देखिए आपके सामने इमेज दिया गया, यही इटली का मैप है। ठीक है, इटली का मैप आप देखिए। इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के शासन गण अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए थे। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया
तो उसने इटली के छोटे छोटे राज्य का अंत कर दिया। हम आपको पहले बताया था ना कि जब नेपोलियन शासक बना था तो उसने क्या किया था, पूरे यूरोप के जितने भी देश थे सबको क्या किया, एकत्र करके एक शासन का करने का प्रयास किया। ठीक है, केंद्रीकृत किया सबको। हम आपको पहले के लेक्चर में इससे बात बता चुके हैं। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम थे जब इटली पर अधिकार किया तो उसने इटली के क्या किया, छोटे छोटे भागों को अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेरारा, बोलोना एवं मोडेना को मिलाकर एक छोटे गणराज्य की स्थापना की जो ट्रांसपिरेंटिन का गणराज्य कहलाया। ठीक है, इटली ने क्या किया, छोटे छोटे जो गणराज्य थे, छोटे छोटे जो शहर थे, प्रांत थे, इन सभी को मिलाकर क्या किया गया, एक गणराज्य का स्थापना किया गया। ठीक है, 1815 की अगर बात की जाए तो 1815 के बाद इटली 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद इटली कई राज्यों में फिर से बट गया। जो नेपोलियन ने सबको एक जगह पे क्या कर दिया था, केंद्रीकृत कर दिया था। 1815 में जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई उसके बाद फिर से इटली का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तथा वियना सम्मेलन ने इटली में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए। वियना सम्मेलन आपको पता होगा कि वियना सम्मेलन हम लोग पढ़े हैं कि जब इटली का क्या हुआ था, नेपोलियन का पतन हो गया था, नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी, तो जितने भी जो कह सकते हैं, आपको क्या कह सकते हैं हम लोग, राजतंत्र के सपोर्टर थे, राजतंत्र के जो सहयोगी लोग थे, उन्होंने वियना सम्मेलन की थी और उसमें एक उद्देश्य रखा गया था कि कोई परिवर्तन के बिना शासन किया जाएगा। ठीक है, अगर आगे बात करें हम लोग तो एकीकरण में सहायक तत्व इटली के कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई। यह क्या था, सहायक तत्व था, सपोर्टर थे। ठीक है, क्या किया गया था, गुप्त सम्मेलन मतलब गुप्त रूप से एक संगठन का, एक संस्था को क्या किया गया, स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था विदेशी को इटली से बाहर करना। जिसका उद्देश्य क्या था, इस संस्था का अगर उद्देश्य पूछा जाए, आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में आपको कि कार्बोनरी, इटली में जो कार्बोनरी नामक संस्थाएं बना गई, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना होगा कि इसका उद्देश्य था कि इटली से जो भी विदेशी लोग थे, जो भी मूल निवासी इटली के थे उनको ठीक है, जो मूल निवासी इटली के नहीं थे उनको कहाँ करना, इटली से बाहर करना, इनका मूल क्या था, उद्देश्य था। तथा संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। कार्बोनरी संस्था का सदस्य मेजिनी भी था। ठीक है, आपको मेजिनी के बारे में हम पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। मेजिनी एक बहुत बड़ा, इटली एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान था, एक बहुत अच्छे। ठीक है, यह संगठन कई वर्षों तक इटली में सक्रिय रहा। एकीकरण के प्रमुख नायक, इटली का एकीकरण 3 प्रमुख नायकों की वजह से हो पाया है। 1870 से संभव हो सका। ये 3 प्रमुख नायक मेजिनी, काबुल और गैरीबाल्डी थे। मेजिनी को मसीहा, गैरीबाल्डी को, एक मिनट, स्क्रीनशॉट हो गया था। हाँ, हम लोग कहाँ थे, मेजिनी को मसीहा का, चलिए देखिए यहाँ पे मेजिनी, काबुल और गैरीबाल्डी थे। इन क्या थे, ये 3 प्रमुख नेता थे। मेजिनी को मसीहा, गैरीबाल्डी को तलवार तथा काबुल को राजनीतिज्ञ कहा गया। तीनों के नाम याद रखिएगा कि इन तीनों नेताओं को क्या क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब चलिए हम इन तीनों महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या योगदान था जो इटली का एकीकरण में। चलिए, पहले है मेजिनी, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यही महान वो व्यक्ति थे मेजिनी। मेजिनी का जन्म 1805 में सर्डिनिया के जिनेवा नगर में हुआ था। ठीक है, मेजिनी का जन्म कब हुआ था, तो 1805 के सर्डिनिया के जिनेवा नगर में, यह यूरोप का भी एक शहर है। मेजिनी युवावस्था में से गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे। युवा अवस्था का मतलब हो गया वो बचपन से ही, ठीक है, क्या करने लगे, गुप्त राजनीतिक में अपने गतिविधियों, अपने आप को भाग लेने लगे, मतलब इंटरेस्टेड लेने लगे। मेजिनी के जीवन का एक ही धर्म था इटली का एकीकरण। ठीक है, मेजिनी का जीवन का एक ही उद्देश्य था, क्या था, जो कि इटली का एकीकरण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
1830-31 के ईस्वी के विद्रोह में उसने भाग लिया और उसे कारावास हो गया। ठीक है। सन 1831 ईस्वी में मार्सेई में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। याद रखिएगा इस संस्था को भी, यंग इटली नामक, आपको ये पूरा देखना होगा, ये बहुत आपको कई बार इस नाम देखना को मिलेगा। ठीक है। यूरोप के राष्ट्रवाद में यह नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए हम बोले आपको इम्पोर्टेंट है, ये बार बार देखने को मिलेगा। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था गठित कर यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। देखिए कितना ज़्यादा ये मतलब स्वतंत्रता के प्रति जागरूक थे कि अपने इटली को एकीकरण करने के लिए तो इन्होंने संगठन बनाया, एक संस्था बनाया। ठीक है, यंग इटली नामक। ठीक है, लेकिन पूरे यूरोप को स्वतंत्र करने के लिए, पूरे यूरोप को महाद्वीप को स्वतंत्र करने के लिए भी एक संस्था बनाए, जिसे यंग यूरोप, एक है यंग इटली, याद रखिएगा दोनों यंग है। यंग इटली मतलब इटली के अंदर में, और यंग यूरोप मतलब पूरे यूरोप का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, संस्था बनाई गई। यंग यूरोप के सदस्य युवा थे। मेजिनी ने जनार्दन जनता तथा इटली को नारा बुलंद किया। ठीक है, मेजिनी ने क्या किया, तो जनार्दन जनता तथा इटली के नारा को बुलंद किया, यह सब नारा दिए थे। अब है काउंट काबुल, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यह, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। काउंट काबुल का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। 1850 में काबुल सर्डिनिया के राजा क्विंटन इमैनुअल का कृषि, व्यापार तथा नौशक्ति का मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 1819 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में इन्हें काबुल सर्डिनिया के राजा क्विंटन इमैनुअल के द्वारा, क्या उनके मंत्रिमंडल में ये क्या थे, तो कृषि, व्यापार और नौशक्ति मंत्री थे काउंट काबुल। 1852 में वह प्रधानमंत्री बन गए। उसने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया और वाणिज्य व्यवस्था मतलब कमर्शियल व्यापार को क्या किया, उन्नति के लिए विशेष प्रबंध किया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है काउंट काबुल का। ये एक क्या माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन कूटनीतिकार माने जाते हैं। कूटनीतिकार मतलब राजनीतिक कूटनीतिकार, मतलब दूसरे देश को भी खुश रखना और अपने राज्य को भी क्या करना, खुश रखना, अपने राज्य के नागरिकों को भी खुश रखना, अपने राज्य को भी फायदा पहुंचाना, इसे कूटनीतिक बोलते हैं, राजनीतिक कूटनीति। ठीक है, अब हम लोग गैरीबाल्डी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए गैरीबाल्डी, ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, या पूछा जाता है ये सब चीज़, हमको याद है, हम एग्ज़ाम जब दिए थे तो पूछा गया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं हर जगह जहाँ हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है। मेजिनी और काबुल के सम्मान, वह भी एक महान राष्ट्रवादी थे। वह एक महान लड़ाकू तथा और तलवार के बल पर इटली का एकीकरण चाहता था। ठीक है, मेजिनी क्या चाहते थे, तो मेजिनी तलवार के बल पर, ठीक है, तलवार के बल पर इटली का एकीकरण चाहते थे, मतलब युद्ध हो तो हो, मार हो तो हो, लेकिन हम अपने राज्य को, अपने देश को क्या करेंगे, स्वतंत्र करवाएंगे। वह एक राष्ट्र प्रेमी था। अपने राष्ट्र प्रेमी, देखिए राष्ट्र प्रेमी शब्द का यहाँ जिक्र किया गया है, यहाँ पे देखिए राष्ट्र प्रेमी। राष्ट्र प्रेमी वही होता है जो राष्ट्र से अपना बहुत प्यार करता, अपने देश से उसको प्रेम हो। ठीक है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेमी इसे कहा जाता है, जो अपने देश से बहुत प्यार करता हो, अपना देश उसके लिए सर्वोपरि हो। ठीक है, 1833 ईस्वी में वह मेजिनी के सहयोग से इटली में गणराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र कर रहा था। ठीक है, सरकार को इसका पता चल गया और वह कैद कर लिया गया। ठीक है, 1833 ईस्वी में मेजिनी क्या कर रहा था, तो मेजिनी के सहयोग से क्या कर रहा था, इटली में गणराज्य स्थापित करने हेतु एक षड्यंत्र, एक प्लान बनाया जा रहा था, और यह वहाँ की सरकार को पता लग गया। सरकार को पता लगने से क्या होगा, गैरीबाल्डी को कैद कर लिया गया। ठीक है, पर वह
कैद से भागकर अमेरिका चला गया। क्या हुआ, कैद से भागकर अमेरिका चला गया और 1848 ईस्वी में वह फिर से इटली वापस आया। ठीक है, कोई समस्या यहाँ हुआ तो प्लीज़ बताइएगा, हम प्रयास किए हैं कि आपको समझा पाएँ। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है अपना इटली के एकीकरण का प्रथम चरण। ठीक है, पहला चरण आप देखेंगे इटली के एकीकरण का। चलिए इस चरण को हम लोग समझते हैं। इमेज याद रखिएगा, अगर आपको दे दिया जाए मैप वेप तो आप प्लीज़ इमेज को याद रखिएगा पहचानने में। काबुल का विश्वास था कि इटली का एकीकरण क्या होगा, पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव होगा। काबुल को विश्वास था, यह काबुल एक स्थान का नाम है। ठीक है, काबुल को यह भी लगता था कि ऑस्ट्रेलिया हम लोग पार्ट 1 में हम लोग अच्छे से समझे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्यों महत्वपूर्ण था। इसी के कारण पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद छिड़ा है। ठीक है, इसी के कारण तो क्या था, ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व को समाप्त करके ही इटली का एकीकरण हो सकता था। 1854 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में काबुल ने इटली की दुर्दशा के लिए ऑस्ट्रेलिया को जिम्मेदार बताया। ठीक है, क्या बताया, युद्ध के बाद जो काबुल था, माउंट काबुल जो थे, उन्होंने क्या बताया, तो इटली की जो दुर्दशा थी, इटली का जो खराब स्थिति था, उसके जिम्मेदार किसको ठहराए, तो ऑस्ट्रिया को ठहराए। और ये सही बात था, इसी कारण हो रहा था। ये बहुत मतलब एक शातिर देश था, एक शातिर यहाँ का लोग थे। काबुल का विश्वास था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही नवी इटली का निर्माण होगा। देखिए ये बात याद रखिएगा, काबुल को विश्वास था क्या, कि क्रीमिया कीचड़ में ही क्या होगा, नवीन इटली मतलब नए इटली का निर्माण होगा। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाने से क्या होगा कि आपको भी प्रेशर हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री ऐसा चीज़ है जो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में और अच्छे से समझे, जितना बेहतर से समझेंगे उतना हमारे जीवन में आने वाले चीज़ों के लिए समझ में आएगा और हमें दूर और काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। हम 100% प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल, ज्योग्राफी हो या फिर सिविक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रयास हमारा है कि आपको आसान शब्दों में समझाया जाए। यह हमारा प्रथम प्रयास है, मेरा सबसे पहला यही उद्देश्य है, चाहे वह कितना भी ज़्यादा लेक्चर में जाए। और दूसरा बात इम्पॉर्टेंट यह है कि ज़्यादा लॉन्ग 1 घंटा 2 घंटा का लेक्चर आप लोग मत देखिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता। ये साइंस के द्वारा प्रमाणित किया है कि कुछ भी समझ में, ज़्यादा आपको जितना क्षमता है उतना ही देखिए। 2 घंटा 3 घंटा क्लास होने से, हम यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्लास देख रहे हैं जो ये सब टॉपिक का 2-2 घंटा का, 1-1 घंटा का, 1.5 घंटा का लेक्चर लिया गया है। भाई उतना चीज़ क्यों ले रहे हो, जो आप 20 मिनट 30 मिनट के वीडियो में बता सकते हो, लेक्चर में बता सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा झूठ मूठ का खींच रहे हो आप। तो प्लीज़ आप लोग उस तरह के बहकावों में मत रहें, छोटा छोटा लेक्चर में समझे बात को, एक दिन एक टॉपिक को कवर करें, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाने वाला है, विश्वास कीजिए। अब बार बार हम बोलते हैं कि हमारे नोट्स पर और हमारे लेक्चर पे आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। कुछ दिन टाइम देकर देखिए हमारे चैनल पे, अगर आप में बदलाव ना दिखे तो फिर आप चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, रोकेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ समय दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और प्लीज़ आप सबको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप सब कमेंट कर हमें बताएं कि मुझे यह किस प्रकार से समझ में आ रहा है, या किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा तो ये भी बताएं कि सर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ थोड़ा आप स्पीड कर दिए हैं, इस चीज़ को आप नहीं समझ आए हैं। हम प्रयास करेंगे कि अपने गलतियों को सुधारें, आपके लिए एक बेहतर और लेक्चर अच्छा लेकर आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने जितने भी सहपाठी आपके हैं, जो भी हैं, उनको ज़रूर बताएं, इस चैनल के माध्यम से वहाँ तक उनके नॉलेज को पहुँचाएं। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तरह तरह का बुक पढ़ के उसके बाद इतना नोट्स बनाते हैं। देखिए ये नोट्स आपको
क्लास ओवर होने के बाद डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप बेहतर तरीके से वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कर रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कोई समस्या हो तो मैसेज कर बताइएगा कमेंट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आप लोग पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।